लेट अस सॉल्व का सिंपल मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है, x हो सकता है, किसी क्वेश्चन में a हो सकता है, किसी क्वेश्चन में y हो सकता है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालो। इस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन के थ्रू। अब मैं कुछ बोलने चाह रही हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है, तभी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। हमेशा याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना रूट्स निकलते हैं। रूट्स यानी वेरिएबल का वैल्यू। इस पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल y इस्तेमाल किया गया है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके y के 2 वैल्यूज़ निकलेंगे। 2 वैल्यूज़ निकलेंगे कैसे? लेट अस सी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाने का कोशिश करो, सारे टर्म्स को। तो 3y², ये वाला जो टर्म है, अच्छा यहाँ पे जो पड़ा हुआ था वो रहने दो। इस पूरे टर्म को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो +160 -160 हो जाएगा, -2y² + 2y² हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यानी कि 0 बचा है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं ना, 2 जगह इक्वल टू बिठाते हैं। डोंट डू दैट। इक्वल टू एक ही जगह बैठता है, अगर यहाँ लिखना ही तो और लिखो, वो चलता है। अब जो सेम वाले टर्म है, यानी जिसमें सेम वेरिएबल का इस्तेमाल है, उसको इकट्ठा कर लो। तो 3y² है + 2y² मैंने इकट्ठा किया, फिर -20 और -160 इकट्ठा किया, ठीक है। फिर 3y² और 2y², 3 + 2 5 होता है, 5y²। अब याद रखना, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है। तो ये -180 हो जाएगा, क्योंकि 20 + 60 180 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा। माइंड में तो 180 लिखी, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। अब क्या कर रही हूँ, इसमें से 180 को अब उस साइड भेज रही हूँ, ठीक है। 180 को उस साइड अगर मैं भेजूँ तो इधर आ गया 180, -180 + 180 में तब्दील हो जाएगा। 5, क्योंकि मुझे y से मतलब है, y के आगे लगा हुए नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो मैं 5 को उस साइड भेज रही हूँ। मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में था, इसको उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड होने लगेगा। 5 1 5, 5 3 15, लेकिन यहाँ तो 18 है, यानी 3 बचा, 3 0 यानी कि 36। जिसको नहीं पता उसको डिवाइड करके देखना होगा कि 180 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 के टेबल में 15 बार में मतलब 3 बार में आ गया 15, 6 बार में आ गया 36, ठीक है। अब ज़रा समझना, y² का वैल्यू आ गया 36। इसका जो डायरेक्ट तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अच्छा, y² का वैल्यू 36 है, तो यहाँ के स्क्वायर को हटाते हैं, तो स्क्वायर को हटा के यहाँ जब लेके जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जब साइड चेंज करें तो ऑपोजिट होने लगता है। तो जो चीज़ स्क्वायर होने लगा है वो उस साइड जाके स्क्वायर रूट होने लगता है, और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ता है। और 36 क्या होता है? 36 होता है 6 × 6। इसका मतलब 2 में से एक जोड़ा बाहर आता है तो +-6 आ जाता है। डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, बट बहुत सारे लोगों को लॉजिक नहीं पता कि दीदी ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे मैं लॉजिक बता रही हूँ। मैं कभी भी डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करती। देखना मैं क्या करूँगी। मैं इस 36 को अगर इस साइड लाऊं, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, क्योंकि तुम 6 का स्क्वायर करो तो 6 × 6 36 आता है ना। तो 36 को आई कैन राइट 6 का स्क्वायर। तुम मुझे बताओ, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b, a - b, यानी y² - 6²। इसमें इसको a समझो, इसको b समझो, तो a² - b² यानी कि a + b, a - b। यहाँ तक तो ठीक है। अब ज़रा सुनना, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है तुम बताओ तो। मैं बोल रही हूँ एक नंबर है मेरे पास a, एक नंबर है मेरे पास b, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 0 चाहिए। कब पॉसिबल है? 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब पॉसिबल है? या तो a 0 हो जाए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो 0 × b 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो जाए, क्योंकि b अगर 0 हो गया तो यहाँ पे भी a × 0 0 ही हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को तो 0 होना होगा ना 0 लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है कि y + 6 मल्टीप्लाइड विथ y - 6 0 है, ये कब पॉसिबल है? या तो y + 6 वाला कॉम्पोनेंट 0 हो जाए, ताकि 0 × दिस
0 निकल के आ जाएगा, यानी कि इधर y + 6 का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर और इधर और ये जो y - 6 है ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाए, यानी y का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो +6 उधर गया तो -6, और यहाँ पे y का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6। तो यानी यहाँ पे जो दो रूट्स निकल के आए, रूट ऑफ द इक्वेशन अगर तुम मुझे पूछो तो रूट्स जो है वो है -6 + 6। और जो लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे मिटा रही हूँ, जो लोग डायरेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के वहाँ रूट चढ़ा लेते हैं रूट के आगे, क्योंकि स्क्वायर है यानी कि दो रूट तो आना ही है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अब 36 जो होता है वो 6 × 6 होता है, इसलिए +-6 बोल देते हैं। +-6 का मतलब y का वैल्यू या तो +6 है या तो y का वैल्यू -6 है। हम लोगों ने ये लेंदी तरीके से प्रूफ किया, बट मैं कहूँगी क्या करें। सबसे पहले तो a + b² का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि तुमको दिख ही रहा है a + b² का फॉर्मूला लग सकता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाता है, अच्छा मैं इसको अगर सेकेंड ब्रैकेट में रखूँ तो ये हो जाएगा a² + 2ab, ab ये है ना, +b², ये एक हिस्सा हुआ, प्लस यहाँ पे भी a² + 2ab + b², और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओहो, और 2x² का मतलब है 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², 2 × 2 यानी 4, 1 तो है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या आ गया, x² + 2x + 1, 6x + 47। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और इकट्ठा भी करते हैं, क्योंकि अब स्टेप जो हम सीखना होगा, तो 4x² और x² वाला टर्म साथ साथ आ सकता है, 4x² और x², फिर 4x 2x वाला टर्म इकट्ठा आ सकता है, और अगर तुम ध्यान से देखो राइट साइड में भी 6x वाला टर्म है ना, इसको अगर हम लोग इस साइड लेके आए तो -6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, +1 +1, और यहाँ से इसको लेके आए तो -47 हो जाएगा। एक साथ कर रहे हैं और वहाँ कुछ बचा नहीं, वहाँ पे 0 है। अब देखो 4x² प्लस इसके आगे तो दीदी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिखा है, 4 + 1 5, तो 5x²। समझो 4 + 2 6x, ध्यान से इसको देखना, तो इस इतने से हिस्से को 4 + 2 यानी कि 6x, और यहाँ पे -6x। भैया सेम नंबर लिखा है ऑपोजिट साइन के साथ, +6x -6x कट जाता है, तो यानी कि इसका जो इंटायर चीज़ है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि +6x -6x 0 हो जाएगा। और +1 1 और 1 2, और 2 में से 45 यानी कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 - 47। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ा है उसका साइन यूज़ होता है। तो यहाँ पे +2 - 47, तो प्लस माइनस माइनस, भाई 47 में से 2 जाएगा तो 45 बचेगा, और कौन बड़ा है, 47 बड़ा है, उसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। इसको अगर मैं उस तरफ भेज दूँ 45 तो उधर चला गया, 5 को नीचे भेज दूँ तो /5, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 बार में, यानी x² = 9। डायरेक्ट तरीका है सॉल्व करने का, समझ में आ गया तो करो, नहीं तो जो लॉन्ग तरीका है वो है कि 9 को इस तरफ लाएं। 9 अपने आप में 3 का स्क्वायर होता है ना, ये a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, जिसका मतलब होता है a + b और a - b। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जहाँ पे इधर ये वाला हिस्सा 0 हो, यानी x का वैल्यू -3 हो, या फिर ये वाला हिस्सा 0 हो, यानी x -3 का वैल्यू 0 हो, यानी x का वैल्यू 3 हो। समझे? तो रूट्स क्या हो गए इस इक्वेशन में, जो रूट्स आ गया वो x का वैल्यू +3 आ गया, -3 आ गया। बहुत लोग बोलेंगे दीदी डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते कि स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता, लेकिन रूट के आगे प्लस माइनस लगा देते, √9, और 9 जो होता है 3 × 3 का फॉर्म होता है,
जोड़ा है, एक बाहर जंप करेगा तो +-3 आ गया। लंबा प्रोसेस ये होता। समझ में आ गया तो इजी है ना। फिर आ जाओ थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला जो है वो है x - 7 x - 9 = 195। क्या करें, इजी है, मल्टीप्लाई करो पहले। तुम बोलोगे दीदी पहली बात तो ये खुद ही क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में तो ये दिखता है ना। तो ठीक है, पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिखाने का कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, x के साथ ये वाला टर्म, फिर x के साथ ये वाला टर्म। पहले इतना कर लेते हैं, x × x x², x × 9 9x, फिर 7 के साथ इसको तो -7x, फिर 7 के साथ इसको तो 7 × 9 = 63। लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, बात समझ रहे हो। x × x x², x × 9 9x, 7 × x 7x, लेकिन इस x के सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 63 आ गया यहाँ पे 195। ठीक है, सबसे पहले सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं। +63 - 195 = 0, यानी x² माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 प्लस करते तो 16 होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस, तो 195 में से 63 हटाओ, 2, 9 में से 6 गया 3, 132। लेकिन बड़ा कौन था, -195 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा दीदी इसके बाद क्या, इसके बाद जो टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसके बाद जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अब ये होता क्या है ज़रा देखना ध्यान से। जो भी तुमने x² यानी कि जो भी तुमने स्क्वायर वाला वेरिएबल लिखा है उसके आगे जो भी टर्म लिखा है वो ले लो। दीदी कुछ नहीं लिखा इस वक्त, यानी 1 है। और जो कांस्टेंट वाला नंबर है यानी बिना वेरिएबल वाला, उसको ले लो। उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, यानी x² के सामने रखा हुआ नंबर और जो कांस्टेंट है बिना किसी वेरिएबल का 132, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, 132 ही आया। अब तुम इसका फैक्टराइजेशन करो। 2 के टेबल में ये आ गया 6 और 6 66 बार में, फिर 2 के टेबल में 33 बार में, फिर 3 के टेबल में 11 बार में, फिर 11 के टेबल में 1 बार में। यहाँ तक ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको इन सब का एक पेयरिंग बनाना है। तुमको इन सब का एक पेयरिंग बनाना है। वो पेयरिंग कुछ इस तरीके होगा कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 16 आना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करके 132 आना चाहिए। लेट अस सी इज इट पॉसिबल और नॉट। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 11 × 2, अब इन्हीं 4 का यूज़ करके कुछ बनाना है, तो 11 × 2 होता है 22, फिर 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो 11 × 2 22 होता है, 3 × 2 6 होता है। क्या पहली बात क्या समझा, ये जो फैक्टराइज करके तुमको मिला इन्हीं का यूज़ करके तुमको कुछ ना कुछ जोड़ा बनाना है। तो मैंने 11 × 2 22 बनाया, 3 × 2 6 बनाया। ये जो जोड़ा बना है ये मैंने रैंडमली चूज़ किया है। ये मैंने ऐसा जोड़ा चूज़ किया जिसको माइनस करते वक्त 16 बन रहा है। देखो तो 22 में से 6 गया तो 16 बनेगा। तो ये तुम पेयर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और कैटेगरी चेक करना है कि ठीक है दीदी माइनस करते वक्त 16 बन रहा है मान लिए, ये भी चेक करना है कि क्या 22 × 6 करके वापस 132 मिल रहा है क्या। तो तुम लोग देखोगे बिल्कुल मिल रहा होगा। तुम बोलोगे दीदी कोई और पेयरिंग आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आपने 11 × 2 ही क्यों किया, क्योंकि और पेयरिंग में 16 नहीं आ पाता। तुम देखो अगर तुम 11 × 3 करते तो 33 हो जाता, फिर 2 × 2 4 करते, फिर ना तो इसको ऐड करके ना तो इसको माइनस करके 16 पे पहुंचा जा सकता है। तो और कोई पेयर पॉसिबल नहीं था जिससे करके हम लोग 16 पे पहुंच सकते थे। तो हमको 11 × 2 22, 3 × 2 6, यानी 22 - 6 करके 16 मिल रहा है। तो हम लोग इसीलिए जो 16 लिखा हुआ टर्म है इसको लिख सकते हैं 22 - 6।
16 वाले टर्म को 22 माइनस 6, x को x ही रहने दो, 132 वही है। ठीक है यहाँ तक। अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस समझ में आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये 1x स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, x स्क्वायर सिंपल रख रहे हैं। ब्रैकेट खोलो, माइनस, समझो इस बात को, x को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22x, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। भैया अंदर कुछ नहीं लिखा है, नहीं प्लस है, तो 22 इंटू एक्स इज प्लस 22x, और लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस 22x। फिर समझो 6 इंटू एक्स 6x, लेकिन अंदर माइनस और बाहर माइनस, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 132। देख लो मेरा कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, कैमरा माने फ़ोन का कैमरा, ठीक है। अब देखो कॉमन लेना है हमको। कॉमन लेने का मतलब क्या है, देखो इस दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, क्या ऐसा टर्म है जो दोनों में आ रहा है, x है। ध्यान दो, रखो दोनों में x स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये मत बोलना कि दीदी दोनों के पास x स्क्वायर है, नहीं, x स्क्वायर केवल इस टर्म के पास है, इस टर्म के पास कोई x स्क्वायर नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन टर्म है वो सिर्फ x का है। तो तुमने बाहर से x खींच लिया, जैसे ही x खींचा तो तुम समझो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। इसमें से तुमने एक x खींच लिया तो बचा क्या, तो तुम ऐसा समझना, इसको सिंपली ऐसे याद रखना, आप जो भी बाहर खींच रही हैं ना, जो भी आपको कॉमन दिखा, आप जो भी बाहर खींच रही हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या टर्म बचा वो निकालने के लिए आप उसी को मन ही मन में सब टर्म से डिवाइड करने लगो। तो आप ऐसा बोलोगे कि आपने एक्स स्क्वायर में से x खींच लिया तो अंदर क्या बचा, तो आप मन में सोचो कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं x से ही डिवाइड कर दूं तो x बचेगा। फिर यहाँ अंदर क्या बचा, फिर आप सोचोगे कि 22x में से अगर मैं x को ही डिवाइड कर दूं तो 22 बचेगा। ठीक है, फिर सोचो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में ना 6 कॉमन होता है। x दोनों में है नहीं इसलिए x नहीं निकाल सकती, तो इसके पास एक x बच गया, क्योंकि 6x को वापस 6 से ही डिवाइड कर दिया, 6x को वापस 6 से ही डिवाइड कर दिया तो x बचेगा। और 132 को अगर वापस 6 से डिवाइड कर दिया तो ध्यान से देखना 22 बचेगा। कॉमन लेने के बाद अंदर अंदर डिवाइड माइंड में करते चलना। फिर देखो x माइनस 22 x माइनस 22 दोनों में आता है, तो दोनों में से कॉमन खींच लेते हैं। दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में से बाहर निकाल लिया, बाहर निकालते ही यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस 6 बचा, ये अलग ब्रैकेट में आ गया। यानी इन दोनों को कॉमन निकालने के बाद जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में डाला। और फिर वही कहानी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है, जब या तो x माइनस 22 ज़ीरो हो या फिर x प्लस 6 ज़ीरो हो, यानी x का वैल्यू 22 हो या तो x का वैल्यू माइनस 6 हो। यही में तो एक्सप्रेस्ड है ही नहीं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो 1 और x के बीच में एलसीएम लोगे तो एलसीएम x ही आता है। तुम बोलोगे दीदी कैसे, x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो मैंने x को मान लो 2 मान लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, x को मैंने 2 मान लिया। तो अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में 1 दिख रहा है और एक साइड डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इसका एलसीएम लोगे तो 2 ही ना आएगा। इसीलिए अगर डिनोमिनेटर में एक साइड 1 है और अगले में x है तो फिर एलसीएम x ही आ जाएगा। अब फिर कैसे सोचना है, 1 के टेबल में x कितने बार में आता है, अगेन वैसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम सोचो 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में ही आता है, तो 1 के टेबल में x ही बार में आएगा। फिर ऊपर जो लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर x के टेबल में x कितने बार में आएगा, तो भैया 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो x के टेबल में x आता है 1 बार में। ऊपर जो लिखा है मल्टीप्लाई कर दो, फिर x/3 जो है यहाँ पे कॉपी कर लो, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24 बाई एक्स इक्वल टू x/3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, इससे इसको, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 24 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 72। फिर यहाँ पे x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, तो 9x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर भी इधर ले आए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 72 को मैं उस तरफ भेज रही हूँ, यानी वेरिएबल वाले को एक तरफ कर रही हूँ और जो बिना वेरिएबल वाला वो उस तरफ जा रहा है। तो
तो 9x² माइनस x², तो 9 माइनस कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, यानी 8x² 72 है। 8 को मैंने भेजा नीचे, तो 8 के टेबल में 9 बार में आता है, 9 आ गया। अब जिसको पता है वो डायरेक्ट करे, वरना अगर कोई लंबे प्रोसेस से करना चाहता है, दिखा चुकी हूँ कि 3² इधर ले आया, फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के a² माइनस b² का फॉर्मूला में टूटता है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 हो, जब या तो ये 0 हो, यानी या तो x का वैल्यू 3 हो या तो x का वैल्यू -3 हो। डन है। 3x ले लेते हैं एलसीएम, 3 इंटू एक्स आ गया 3x। अब कैसे करना है ज़रा सोचना। तुम्हारा जो भी एलसीएम आया उसको इस डिनोमिनेटर से मन ही मन में डिवाइड करो कि 3x को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो x बचेगा, फिर ऊपर जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सोचो कि 3x को x से डिवाइड करूं तो 3 बचेगा, ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाता है x², ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 3x 15/x। अब ज़रा समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू x² प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 3x, यही होगा। ज़रा बात को समझना, अगर तुम इक्वल टू के आर पार हो तो अगर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में तो वो वहाँ पे भी कट सकते हैं। तो इस x को इस x के साथ काट सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो लेंदी प्रोसेस में ऐसे याद रख सकता है कि दीदी जो भी चीज़ मल्टीप्लाइड है वो उस तरफ जा सकता है, तो वो टर्म ऐसे जाके डिवाइड हो सकता है, फिर x और x कट जाएगा। लेकिन इतना लंबा खींचते नहीं हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक x दिख रहा है, यहाँ पे एक x दिख रहा है, ऐसे ऐसे काट दिया। तो x² प्लस 9 इक्वल्स टू ये हो गया 45। तो 9 को अगर उस तरफ भेजे तो 45 माइनस 9 यानी x² इक्वल्स टू 36, यानी कि x² इक्वल्स टू 6²। 36 का मतलब 6² होता है, यानी x² माइनस 6² इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 6 x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला। यानी या तो x माइनस 6 का वैल्यू 0 होगा या फिर x प्लस 6 का वैल्यू 0 होगा, यानी या तो x का वैल्यू 6 होगा या तो x का वैल्यू -6 होगा। तो यहाँ तक तो आई होप तुम समझ ही जा रहे हो ना, कुछ करना है ही नहीं, ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। और जब इक्वल टू के आर पार हो तो न्यूमरेटर आपस में कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 करके लिख सकते हो, 2 इक्वल्स टू 2/1, किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में 1 चलता है। अब इसका एलसीएम लो, x आ गया, 1 के टेबल में x आता है x बार में, ऊपर जो लिखा है मल्टीप्लाई, x के टेबल में x आता है 1 बार में। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता वो कुछ ऐसे सोच सकता है कि एलसीएम आ गया x, तो अगर x को 1 से ही डिवाइड किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। फिर x को x से ही डिवाइड कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाता है 10x² माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। 3x को इस तरफ ले आए तो 10x² माइनस 3x इक्वल टू 1, मतलब 3x को, सॉरी मैं 1 भी इसी तरफ रहने दे रही हूँ, -1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें समझना, मैंने क्या बोला, अब तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब तो x वाला टर्म भी है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन में x² के आगे जो टर्म लगा है और बिना वेरिएबल वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो, देन आ गया। इसका फैक्टराइजेशन करो, और ये जो 2 टर्म्स आए हैं इनसे कुछ जोड़ा बनाओ जिससे 3 आए। तो हम लोग को साफ पता है कि 5 माइनस 2 करने से 3 आता है। जो जोड़ा तुमने सिलेक्ट किया उस जोड़ा को क्या मल्टीप्लाई करके वापस 10 आ रहा है, हाँ, तो यानी ये जोड़ा परफेक्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 10x², यहाँ पे देखना x इंटू 5x, कुछ नहीं लिखा यानी प्लस है, तो प्लस 5x लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, -2x लेकिन बाहर माइनस है तो +2x।
अब सोचो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन तो है ही, लेकिन दोनों में 5 भी कॉमन है, 5 ले लिया। अब हर टर्म को इस कॉमन वाले पार्ट से डिवाइड करो, तो 10x स्क्वायर को अगर तुम 5x से ही डिवाइड कर दो तो x और x तो कट जाएंगे यहाँ पे 2 बार में, यानी 2x बचेगा। और 5x को 5x से डिवाइड किया तो 1 बचेगा। तुम बोलोगे दीदी यहाँ तो कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं बचा। जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है यानी कि 2x -1 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्योंकि 1 तो सब में मल्टीप्लाइड रहता ही है। तो 1 बाहर खींचा, 1 बाहर खींचा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन निकल के आ गया। और ये जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में डाल दिया। अब फिर से वही कहानी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकता है? दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी हो सकता है जब या तो 2x - 1 ज़ीरो हो, या तो 5x + 1 ज़ीरो हो। 2x - 1 ज़ीरो मतलब 1 को अगर उस तरफ भेजें तो x का वैल्यू 1/2 हो, 1 को उस तरफ भेजे तो -1, x का वैल्यू -1/5 हो, है ना। +1 उस तरफ गया तो -1, 5 से डिवाइड कर दिया। इस -1 को उस तरफ भेजा तो +1, 2 से डिवाइड कर दिया। तो x का वैल्यू या तो -1/5 है या तो 1/2 है। इजी क्वेश्चन था। पहले की कूदे, इससे पहले तुमको एक छोटा बेसिक बात पता होना चाहिए। अगर तुम मान लो किसी ऐसी चीज़ का एलसीएम ले रहे हो या फैक्टराइजेशन कर रहे हो जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 4 लिखा है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 2 ज़ा 4 आएगा, है ना। अगर एलसीएम ले रहे हो तो 2 2 ज़ा 4 आएगा। और 4 अपने आप में क्या है? 4 अपने आप में 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर तुम 2 और 2 के स्क्वायर के बीच में एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम 4 आएगा, बोले तो 2 का स्क्वायर ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा 4 × 2 8 एलसीएम आने लगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों बोल रहे हो? तुम x स्क्वायर और x के बीच में एलसीएम ले रहे हो भाई। तो x के टेबल में x स्क्वायर आता है x बार में, भैया x के टेबल में x स्क्वायर आएगा x बार में ना, x × x करेंगे तभी तो x स्क्वायर आएगा। और x के टेबल में खुद x 1 बार में आता है, फिर x के टेबल में x आता है 1 बार में। तो क्या एलसीएम है? x × x x स्क्वायर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है x स्क्वायर × x यानी 3x क्यूब आएगा एलसीएम। एलसीएम x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ 1 ही है ना। तो समझो अगर मैं x स्क्वायर x और 1 के बीच में एलसीएम लूँ तो x के टेबल में x स्क्वायर आता है x बार में, x के टेबल में x आता है 1 बार में, और x के टेबल में 1 आता है, तो x के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो 1 जस्ट कॉपी हो जाएगा। सेम कहानी, यानी इस 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम तो x स्क्वायर ही आएगा। फिर सोचो कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किए 1 और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए 2, x स्क्वायर को x से डिवाइड किए x स्क्वायर को x से डिवाइड किए x, और x को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए 5x। x स्क्वायर को 1 से डिवाइड किए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, x स्क्वायर, और x स्क्वायर × 2 इज़ 2x स्क्वायर, ठीक है। ये वाले टर्म को हम लोग उस तरफ भेज देंगे, भेजते ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको रीअरेंज कर रही हूँ, x स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख रही हूँ तो 2x स्क्वायर, x वाले टर्म को बाद में लिख रही हूँ 5x, और बिना किसी वेरिएबल वाले टर्म को लास्ट में लिख रही हूँ। तो ये तो 0 हो ही गया क्योंकि इधर जाके 0 ही बन गया। अब फिर से फैक्टराइजेशन करना होगा। तुम बोलोगे दीदी कैसे करेंगे? तो बाबा जो वेरिएबल के आगे टर्म रखा है वो, और जो बिना वेरिएबल के टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में। 5 कैसे आएगा? तो 5 लाने का जो जोड़ा है वो है 2 × 2 4, 4 + 1 5 आ जाता है। और तुमने जो जोड़ा सिलेक्ट किया उसको आपस में मल्टीप्लाई करके वापस ये वाला टर्म आ रहा है क्या? बिल्कुल आता है, तो ये करेक्ट पेयर है। तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलो, तो x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x × 1 x ही है, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब बताओ दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन है, और दोनों में x कॉमन है। 2x² को 2x से ही डिवाइड कर दी, 2x² को 2x से ही डिवाइड कर दी,
तो बचेगा सिर्फ x, और 4x को 2x से डिवाइड की तो बचेगा 2। फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग इन दोनों में से -1 कॉमन ले रहे हैं, यानी दोनों में से -1 अगर कॉमन खींच रहे हैं, समझना बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अगर बाहर माइनस कॉमन आ रहा है अंदर का साइन चेंज होगा। 1 लिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा नंबर्स में, लेकिन अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तुमको कैसे पता तुम सही चल रहे हो? री मल्टीप्लाई करके देखो, वही आ रहा है क्या जो पिछले स्टेप में था। -1 इंटू एक्स तो -x, -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 2 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो करेक्ट चल रहा है। दोनों में ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, बचे हुए हिस्से को अलग ब्रैकेट में डाल दिया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो हो सकता है? जब या तो x - 2 ज़ीरो हो, जब या तो 2x - 1 ज़ीरो हो। यानी या तो x का वैल्यू 2 हो या तो x का वैल्यू हाफ हो। हाफ कैसे आया? अच्छा 2x = 1, x का वैल्यू 1/2। तो ये दो रूट्स हैं, समझे?